जय हिंद दोस्तों, लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमी के अंतर्गत दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बाजार और राज्य की भूमिका की। जी हां दोस्तों, मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त वाले इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम पूरे विस्तार से और पूरे व्यवहारिक रूप से हम चर्चा करेंगे कि बाजार किस किस क्षेत्र में बाजार असफल हो जाता है, वहां पर राज्य को अर्थात कि सरकार को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। कुल मिलाकर के दोस्तों बाजार में एक बाजार के क्षेत्र में बाजार और राज्य इन दोनों की भूमिकाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल शब्दों में हम इसको और ऐसे कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए किस प्रकार से बाजार आवश्यक है, लेकिन जहां पर बाजार असफल हो जाता है वहां पर राज्य को किस प्रकार से हस्तक्षेप करके और राज्य को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। तो इस पूरे क्रम को दोस्तों हम पूरे शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता ना पड़े, पढ़ते ही सब कुछ समझ आए। एकदम आसान भाषा में इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। बस सेशन के एंड तक बने रहें और लुत्फ उठाइए सेशन का। इकोनॉमी भी बिल्कुल दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की तरह ही एकदम इजी लैंग्वेज में चल रही है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार हमारे पुराने रिकॉर्ड को देखिए। आज लेक्चर नंबर 15 होने जा रहा है ना, मतलब कि इससे पहले 14 सेशन इस वाले सब्जेक्ट पर हो चुके हैं, पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक शुरू से। अगर प्रारंभ से आप कोई सेशन को देखते हैं, कोई लेक्चर को देखते हैं, लेक्चर नंबर 1 2 3 इस प्रकार से अगर सीरियल वाइज देखते हैं ना, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं उस सब्जेक्ट में, उस विषय में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में से टॉपिकों को देखेंगे ना, तो संभवतः कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके अंदर शेष रह जाएगी, जिसकी सॉल्यूशन दोस्तों आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है। और जब आप यहां पर सेशन देखते हैं, फिर अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं, तो कई सारी समस्याएं आपके मस्तिष्क में जो है जन्म लेने लगती है और फिर उनका समाधान ढूंढते ढूंढते ही जो है आपका एग्जाम टाइम खत्म हो जाता है और एग्जाम आपके सर पे आ जाता है और फिर कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर में करे क्या, है ना। इसलिए दोस्तों जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी सब विषय को पढ़ रहे हो ना, उसको प्रारंभ से स्टार्ट करें, ज्यादा समय नहीं लेता है। और बेसिकली हम भी जो है संभवतः प्रयास करते हैं कि लगभग 27-28 मतलब कि एक महीने के अंदर अंदर आपका एक सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए, जिसमें सेशन होते हैं आपके आधा घंटा या 40 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं मैं उन लोगों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे सभी विषय प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी लेक्चर उसके अंदर हुए हैं वो सारे लेक्चर खुल के आपके सामने आ जाएंगे, जिसको आप विस्तार पूर्वक जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्यादा चलाना नहीं आता, यूट्यूब पर भी, है ना, बहुत कम समय देते हैं मोबाइल में या कहे कि यूट्यूब वगैरह पर, तो संभवतः कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी आता है, तो वो भी परेशान ना हो। वो हमारे दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं यहां पर नोट डाउन करवा देता हूं, आप लोगों को नोट डाउन कर ले। व्हाट्सएप नंबर ले, ओनली व्हाट्सएप है ना, कॉल ना करे। 9425115671 व्हाट्सएप करना दोस्तों, ओनली व्हाट्सएप नंबर है ये। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, तो वहां पर आपके जो सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्टों की लिंक जो है आपको एक साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हाट्सएप पर, जिसे अब जब चाहे तब ओपन करके और जब चाहे तब आप अपने सेशन को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे राजनीति विज्ञान की बात करें तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों पार्ट की राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, फिर चाहे यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो। पूरे भारत में जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, भारत के 8 राज्यों में जहां जहां हिंदी भाषा बोली जाती है, उन सभी यूनिवर्सिटियों के राजनीति विज्ञान वाले पार्ट को हम यहां कंप्लीट कर चुके हैं। संभवतः अब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राजनीति विज्ञान को लेकर के, मतलब राजनीति विज्ञान को लेकर आप पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाइए। एक एक टॉपिक का एक एक सेशन आपको मिलने वाला है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को इकोनॉमी कवर करवाऊंगा, उसी प्रकार से इसी की तरह ही आपको हिस्ट्री कवर करवाऊंगा। फाउंडेशन में भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लिटरेचर वाले स्टूडेंट भी याद रखें, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर दोनों की क्लासेस भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। संभवतः जियोग्राफी अर्थात भूगोल का सेशन भी आपको यही मिलने वाला है, सोशियोलॉजी का सेशन भी आपको यहां मिलने वाला है, चाहे आप माइनर हो या मेजर।
क्लियर है? मेजर माइनर चाहे कोई सब सब्जेक्ट हो, कंप्लीट अध्ययन इस प्लेटफॉर्म पर बीए का होगा, कोई भी विषय यहां से आउट नहीं जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन एक ये है कि यार थोड़ा देखिए, अच्छे काम में समय लगता है, लेकिन होता जरूर है। जब होता है ना तो बहुत शानदार तरीके से होता है, जैसा हमारा राजनीति विज्ञान का हुआ है। चलिए, प्रश्न है, प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप लोग। जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उसका रिवीजन लगाएंगे, है ना? तो आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा और आपको यह भी समझ आएगा कि एग्जाम में प्रश्न पूछा किस प्रकार से जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्ड यूनिट के अंतर्गत, थर्ड यूनिट में टॉपिक नंबर 3 पर, ठीक है ना? जहां लिखा हुआ कि बाजार की असफलता एवं राज्य की भूमिका। इसका मतलब यह हुआ है कि अर्थव्यवस्था के जो कार्य हैं, या कहे कि जो आर्थिक क्रियाएं होती है एक देश के अंदर, जिन आर्थिक क्रियाओं में बाजार की क्रियाएं असफल हो जाए या बाजार तंत्र असफल हो जाए, तो वहां पर सरकार को आगे आना पड़ता है, अर्थात राज्य को आगे आना पड़ता है, और जो काम बाजार तंत्र नहीं कर पाता उस कार्य को सरकार को करना पड़ता है, तब जाकर के अर्थव्यवस्था का जो है कुशल संचालन हो पाता है ना? तो आज हम वही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के जहां पर राज्य कार्य नहीं कर पाता, अर्थात राज्य माफ कीजिएगा बाजार कार्य नहीं कर पाता, अर्थात बाजार असफल हो जाता है, तो वहां पर राज्य किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। क्लियर है? तो एक एक करके दोस्तों इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सेशन कहने को छोटा है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो एक चाहे कोई से भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा, मिलेगा ही मिलेगा, है ना? 100% मिलता है। इसी कारण से मैं इस पर एक सेपरेट सेशन लेकर के आया हूं। आइए शुरू करते हैं। आपको यहां पर ना समझाने के साथ ही साथ में कंटेंट भी मैं आपको उस लेवल का देता हूं जिस कंटेंट के साथ में आप दोस्तों 80 से 90% प्लस आप ले सकते हो बीए के अंदर। वो भी ना बीए में 70 या 70 प्लस लाना ना पसीने छुड़वा देता है, लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं 80 प्लस 80 या 90 प्लस आप यहां जो है इस कंटेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो बीए के अंदर। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार आपको पढ़ना होगा, तब कहीं जाकर के आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, अलग अलग प्रकार की होती है। तो जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है ना, तो इन देशों में अर्थव्यवस्था का पूरा काम, या ऐसा कहें कि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं ना, संसाधनों का वितरण कौन करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण बाजार करता है। कौन करता है? बाजार तंत्र करता है। इसलिए कहा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों के उचित वितरण के लिए बाजार तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी होती है, या कुछ अर्थव्यवस्थाओं में स्वतंत्र बाजार व्यवस्था नहीं होती, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था नहीं होती, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। समझिए यहां इस छोटे से डिफरेंस को समझ लीजिए। देखिए, जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, उन देशों के बाजार को सरकार डिस्टर्ब नहीं करती है, मतलब बाजार का काम सिर्फ बाजार ही करेगा, सरकार उसमें प्रवेश नहीं करती, राज्य उस पर कंट्रोल नहीं करता है, बाजार खुद से अपना काम करता है। लेकिन कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती है जैसे कि भारत, जहां पर बाजार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। लास्ट सेशन में ही मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लें कि हॉस्पिटलों पे पूरी तरह अगर किसी निजी क्षेत्र का कब्जा हो जाए तो इलाज कितना महंगा हो जाएगा, या एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा पर अगर किसी निजी क्षेत्र का अधिकार हो जाए तो शिक्षा कितनी महंगी हो जाएगी। तो इस कारण से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पर सरकार को अपना कंट्रोल रखना पड़ता है, ताकि कोई और उस पर कंट्रोल ना कर ले, वो कंट्रोल करके उसकी कीमत ना बढ़ा दे, जिससे कि धनी वर्ग तो ठीक है लेकिन मध्यम और गरीब वर्ग बेचारे उसमें पिसा जाएंगे, है ना। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार स्वतंत्र होता है, बाजार स्वतंत्र होता है। वस्तु की कीमत, वस्तु का उत्पादन, ये सब निर्धारण कौन करता है? बाजार स्वयं करता है। लेकिन कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती है जो सामाजिक होती है, या समाजवादी होती है, या कुछ आंशिक समाजवादी होती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? तो ये आंशिक समाजवादी है। कैसी है? आंशिक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो भारत जैसी अर्थव्यवस्था में यहां का जो बाजार तंत्र है ना, ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है। क्लियर है? तो ये पूर्ण कुशलता से कार्य नहीं कर पाता है, अर्थात कि वहां राज्य की भूमिका अधिक होती है।
ठीक है ना। जो आंशिक समाजवादी राज्य होते हैं वहां पर अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र पूरी तरह अपनी भूमिका नहीं निभा पाता, इसलिए सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, अर्थात राज्य की अर्थात सरकार की अत्यधिक भूमिका होती है ऐसी अर्थव्यवस्था में। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य जो है ना, देखिए राज्य अपने बजट के माध्यम से अपने राज्य बजट बनाता है ना, तो बजट के द्वारा संसाधनों का कुशल आवंटन करता है ना। बजट क्लियर रहता है ना कि कितना पैसा किस सेक्टर में इन्वेस्ट होना है, कितना पैसा किन गरीबों के उद्धार के लिए जाना है, कितना पैसा शिक्षा के लिए जाना है, कितना पैसा स्वास्थ्य के लिए जाना है। ये सारा पैसा अलग अलग आवंटित होता है। किस में होता है? बजट में होता है। कौन करता है? ये सरकार करती है, बाजार तो करता नहीं है। तो सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से, ऐसे देशों में सरकार द्वारा बजट के माध्यम से संसाधनों का कुशल वितरण किया जाता है। निजी वस्तु, सार्वजनिक वस्तु या उत्कृष्ट वस्तुओं का वर्गीकरण जो होता है ना, अलग अलग संसाधनों के उपयोग और उनके आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। निजी वस्तुएं अलग हो जाती है, सार्वजनिक वस्तुएं अलग हो जाती है, उत्कृष्ट वस्तु अलग हो जाती है। तो जो सार्वजनिक और उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, इस प्रकार की वस्तुओं में सरकार अपनी भूमिका निभाती है और निजी वस्तुओं को बाजार के लिए छोड़ दिया जाता है कि भैया आप और आपका काम समझो, कैसे आपको करना आप कीजिए। समझ रहे ना। तो यहां पर दोनों प्रकार का मिश्रण देखने को मिलता है आपको, निजी क्षेत्र का भी अर्थात बाजार का भी। हमारी अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र की भूमिका भी देखने को मिलती है और राज्य की भूमिका भी देखने को मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित टाइप की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना निजी है और ना पूरी तरह से सरकारी है। क्लियर हो पा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि बाजार तंत्र और राज्य की भूमिका के अध्ययन की दशाएं। क्या हेडिंग डाली गई है कि बाजार तंत्र एवं राज्य की भूमिका के अध्ययन की दशाएं। इसका मतलब यह हुआ है कि अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में बाजार असफल हो जाता है, जिस कारण से सरकार को यह कार्य करना पड़ता है ना। अब ऐसे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों तो सेशन जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण से मैं अब इसको पढ़ते जाऊंगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज, पढ़ते ही 10th क्लास के बच्चों को भी अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो उसको भी समझ आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है। जहां डिफिकल्टीज होगी मैं हूं आप लोगों के लिए, मैं समझाऊंगा, पढ़ते जाऊंगा, समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि सेशन भी ज्यादा लंबा ना हो, जरूरत से ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है ना। ज्यादा कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, खाली आप पॉइंट समझते चलिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका आय का वितरण। आय का वितरण एवं साधनों का आवंटन। क्या है? आय का वितरण एवं साधनों का आवंटन। अब ये मैटर भी पढ़ के क्यों समझा रहा हूं मैं, चाहूं तो ये पॉइंट पढ़ के जो आपकी हेडिंग है, हेडिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन कल से मैंने आपको ये पीडीएफ दे दिया, आप 2 महीने बाद इसको आज डाउनलोड कर लेंगे। 2 महीने बाद आप मान लो आपके एग्जाम है, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगाने बैठेंगे और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या है ना। कि कोई जैसे कहीं बार फंस गए कि आप संसाधनों का आवंटन ये क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो ऐसी कंफ्यूजन ना आए, इसलिए मैं इसको पढ़ते हुए भी जहां डिफिकल्टीज होगी, जहां समझाने की आवश्यकता होगी, वहां पर समझाते हुए मैं आप लोगों को आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना। आइए, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन आय के वितरण से प्रभावित होता है। क्या कहने का मतलब क्या गया यहां पर कि चाहे कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का मतलब क्या हुआ दोस्त मेरे? संसाधनों का मतलब हुआ सुविधाएं। जो हम लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है ना, उन सुविधाओं का आवंटन। क्या गरीब को रोटी कपड़ा मकान ये मिल पा रहा है? क्या गरीब वर्ग के लोगों को प्राथमिक आवश्यकताएं आसानी से मिल पा रही है, या फिर वो आज भी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, है ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो धनी वर्ग है वो विलासिता की वस्तुओं में अत्यधिक खर्च कर रहा हो और उसी देश का एक अन्य वर्ग जो गरीब तबके का है वो वर्ग अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं भी नहीं जुटा पा रहा हो? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी दृष्टिकोण को नजर में रखते हुए संसाधनों का कुशल आवंटन करने का प्रयास किया जाता है। और ये संसाधनों का जो आवंटन अर्थात की जो सुविधाओं का वितरण होता है ना, सुविधाएं देना, इस सुविधाओं को देने सरकार योजनाएं क्यों निकालती है? ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं उनका विकास हो सके। तो विकास करने का उद्देश्य ही यही है कि जो संसाधन है वो संसाधन सब लोगों तक पहुंचे, और विशेष रूप से जो निचले तबके के लोग हैं उन पर, उनके लिए विशेष संसाधन पहुंचे जो उनका विकास कर सके।
क्लियर है ना। तो अर्थव्यवस्था में संसाधनों का जो बांटना है, जो आवंटन है ना, ये आय के वितरण से प्रभावित होता है। मान लेते हैं कि आय के वितरण में असमानता है। आय का वितरण मतलब समझ रहे ना कि ऐसा तो नहीं है कि अमीर, मतलब आज अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी स्थिति है कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है ना। मतलब आय का समान वितरण होना चाहिए। अगर आय का असमान वितरण होगा तो क्या होगा कि धनी वर्ग, जो संपन्न वर्ग है, वो अपनी विलासिता की वस्तुओं को अधिक से अधिक खरीदेगा, है ना। मतलब कि अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करेगा, विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेगा। लेकिन उसी समाज का एक जो वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए प्राथमिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान भी, उसको वो भी नहीं प्राप्त हो पाएगा अगर असमान वितरण है आय का तो। लेकिन समान वितरण करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए यहां पर, तो यदि आय का वितरण असमान है तो स्वाभाविक है कि संपन्न वर्ग विलासिता की वस्तुओं की मांग करेगा, गरीब वर्ग तो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं, अर्थात की प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक वस्तु, ठीक है ना, वस्तुएं मुश्किल से जुटा पाएगा। अतः ऐसी दशा में राज्य को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है ना। और सार्वजनिक आय एवं व्यय की ऐसी नीति अपनानी होगी कि संसाधनों का आवंटन आवश्यकताओं की वस्तुओं की ओर हो सके, जिसको आवश्यकता है उसके पास वो वस्तु पहुंच सके। क्लियर है। अगला पॉइंट है बाजार की अपूर्णता। बाजार की अपूर्णता, बाजार की अपूर्णता। या देखिए, बाजार तंत्र की अगर हम बात करें, बाजार तंत्र की बात करें जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में होता है, तो बाजार तंत्र में संसाधनों का कुशल आवंटन के लिए, अगर हम बाजार तंत्र में, अर्थात कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और हमारे यहां पर बाजार तंत्र सक्रिय है, तो यहां पर संसाधनों के कुशल आवंटन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाजार पूर्ण हो। बाजार पूर्ण हो, क्या मतलब हुआ बाजार पूर्ण होने का? बाजार पूर्ण होने का मतलब हुआ कि उत्पादन और उसका मतलब पूर्ति, मांग और पूर्ति, जो पूर्ति है वस्तुओं की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। दोनों में संतुलन बना होना चाहिए, मांग और पूर्ति में। ऐसा नहीं हो कि उत्पादक पूर्ति कम कर दे जिससे कि मांग ज्यादा होने लगे और फिर अचानक से उसकी पूर्ति करना चालू कर दे जिससे उसकी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां बाजार की पूर्णता भी हो, साथ ही साथ में जो उपभोक्ता है उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए बाजार का। लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारी जैसी अर्थव्यवस्था में यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि यहां पर ग्राहकों को, कंज्यूमरों को जो है ना, इनका पूरा बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। और इसी कारण से दोस्तों बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि टीवी में जगह जगह पर, आज यूट्यूब भी खोलते हैं तो कई सारे एडवर्टाइज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या जो बड़े बड़े उत्पादक लोग हैं ना, ये अपनी वस्तु का प्रभावशाली एडवर्टाइज देते, विज्ञापन देते, है ना, विज्ञापन देते। और इन विज्ञापनों के द्वारा मानसिक रूप से ऐसा प्रभाव डाला जाता है कि प्रभाव क्या, कि व्यक्ति को मजबूर कर देता है उस वस्तु का प्रयोग करने के लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है बाजार क्रियाओं में, ताकि गरीब वर्ग का शोषण ना हो सके। क्लियर है। अगला है सामूहिक आवश्यकताएं। सामूहिक आवश्यकताएं, अब देखिए इस अवस्था में भी बाजार तंत्र पूरी तरह से असफल हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, बाजार तंत्र में सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जो वस्तुएं, जैसे क्या क्या वस्तुएं सामूहिक आवश्यकताओं की, सुरक्षा सबको चाहिए, पार्क घूमने टहलने के लिए चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इनका उत्पादन या तो नहीं होता, देखिए इनका उत्पादन बाजार तंत्र में नहीं हो पाता है ना। इन जो बड़ी बड़ी सुविधा है, इनका बाजार तंत्र, मतलब कोई निजी व्यक्ति इसका उत्पादन नहीं करेगा, और करेगा ना तो इसकी लागतें बहुत ज्यादा होगी, जिस कारण से इसकी कीमतें बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब कीमतें बहुत ज्यादा होगी तो क्या जो मध्यम और निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो उसका प्रयोग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो उससे वंचित रह जाएगा। तो इन सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही राज्य को यह कदम उठाना पड़ता है और राज्य को जो है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्लियर है। अगला है लागत ह्रास नियम। क्या है दोस्तों? लागत ह्रास नियम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लागत ह्रास नियम का मतलब यह होता है कि कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पे करेंगे ना तो बेनिफिट होगा, कम उत्पादन करेंगे तो लॉस होगा। समझिएगा यहां पर, है ना, बड़े पैमाने पर मतलब अत्यधिक उत्पादन करोगे तो इसमें बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो लागतें होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आपने 1000 प्रोडक्ट बनाए, लागत थोड़ी कम हुई, ठीक है ना, उसके बाद में अगर आपने अगली बार 2000 बनाए तो लागत और कम हो जाएगी, है ना। तो लागत कम होती जाती है, इसलिए क्या आगे लागत ह्रास नियम। लागत ह्रास नियम मतलब कि अच्छी बात है ये। लागत ह्रास नियम, उत्पादन जितना अधिक करोगे लागत उतनी कम आएगी।
क्लियर है। तो ऐसे उनमें लागत ह्रास नियम तेजी से लागू होता है। जैसे उदाहरण के लिए परिवहन का कार्य कर रहे हैं आप, अस्पताल का कार्य कर रहे हैं आप, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं आप, तो ये कार्य बड़े बड़े दोस्तों ऐसे बड़े कार्य होते हैं कि इनको जितना और ज्यादा करोगे ना तो लागत उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ऐसी वस्तुएं सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादित करना अधिक उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो उत्पादन होता है ना बड़े पैमाने पर होता है और इतने साधन निजी क्षेत्र के पास नहीं होते हैं। सिंपल सी कहानी ये है। अगला है आर्थिक स्थायित्व। तो भाई आर्थिक स्थायित्व के लिए तो सरकार ही जरूरी है। आर्थिक स्थायित्व के लिए सरकार ही जरूरी है। कैसे क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बाजार में, अगर हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ जाती है या मुद्रा अपस्फीति मतलब कि मंदी आ जाती है, तो उस स्थिति को क्या बाजार ठीक कर पाएगा? कोई निजी व्यक्ति ठीक कर पाएगा? मुद्रास्फीति है तो क्या निजी व्यक्ति ठीक कर देगा? उसको नहीं कर पाएगा। अगर बाजार में मंदी का दौर है तो क्या निजी व्यक्ति ठीक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सरकार को आना ही पड़ता है। अपनी जो राजस्व की नीतियां होती, जो फिस्कल पॉलिसी जो बनाती है सरकार, उसके माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, अपने एक्सपेंडिचर के माध्यम से, खर्च के माध्यम से या ऋण के माध्यम से ये सब नीतियां बना करके सरकार जो है अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाती है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना। एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दीर्घकालीन दृष्टिकोण। दीर्घकालीन दृष्टिकोण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं दोस्तों कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अब किसी एक व्यक्ति को आपने उस मुर्गी को दे दिया, तो वो क्या करेगा? आपने सुना होगा ना चुटकुला, आपने पढ़ा होगा स्कूलों में, है ना। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी व्यक्ति को मिली तो उसने क्या करा? काट करके उस मुर्गी को और सारे अंडे एक साथ निकालने का प्रयास किया। और बेसिकली आज यही हो रहा है बाजार तंत्र में, यही हो रहा। बाजार तंत्र में कौन आता है भाई? एक उत्पादक आएगा और वो कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाने की सोचेगा, अधिक से अधिक लाभ कमाने का सोचता है, चाहे कोई भी बिजनेसमैन होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर उस मुर्गी को एक ही बार में काट दिया जाएगा तो संभवतः वो अंडे भी नहीं मिलने वाले हैं जो सोने के अंडे थे, है ना, और वो मुर्गी भी हाथ से चली जाएगी। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे समूह की आवश्यकता है जो उस मुर्गी को संभाल के रखे और रोज एक अंडा लेता रहे, उसको लालच ना आए कि काट करके सारे एक साथ निकाल ले, है ना। तो इसी प्रकार से वो सोने की जो मुर्गी है ना दोस्तों, वो आज हमारे पास माइंस है, जो हमारी खदानें हैं, हमारे जो भी जितने भी दोस्तों देखिए यहां पर उत्पादक का दृष्टिकोण क्या होता है? कम समय में अधिक लाभ कमाने का होता है ना। तो जो खनिजों की जो हमारी जो माइंस होती है, जो खदानें होती हैं, ये खदानों को हम प्राइवेटाइजेशन के जरिए इसको जो है दोस्तों हम दे देते हैं, या जो सरकारी अंडर में भी, सरकार के अंडर में भी रहती है, वो कुछ निजी में भी दे दिया जाता है। तो अब निजी क्षेत्र इसका कैसे उपयोग करता है? जो उसको माइंस मिलती है, मान लेते हैं 10 साल के लिए मिली, तो कोई निजी क्षेत्र वो होगा, वो तो यही सब कोशिश करेगा ना कि इस 10 सालों में उसकी जड़ तक उसकी खुदाई कर दे, वो जितने भी खनिज सब निकाल ले, यही करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसको तो 10 साल के लिए टेंडर मिला हुआ है। 10 साल में वो सारी माइंस का सारी खोदने का प्रयास करेगा, सारा खनिज निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन ये हमारे लिए दुविधाजनक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो आज खनिज है ये राष्ट्रीय संपदा है। क्या है? ये खनिज हमारी राष्ट्रीय संपदा है। ये खनिज जितना आवश्यक आज की पीढ़ी के लिए है, उतना ही या उससे ज्यादा आवश्यक आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। लेकिन अगर इन खदानों से हम खनिज आज पूरी तरह निकाल लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे? तो इस कारण से जो हमारी माइंस होती है उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक से नहीं देती सरकार, और इस पर पूरी तरह सरकार का ही अधिकार होता है। अर्थात कि मुर्गी सरकार के पास में है, जो एक अंडा रोज लेने में विश्वास करती है, उसको काट करके सारे अंडे एक साथ निकालने में विश्वास नहीं करती। क्लियर है ना। तो इनके उपयोग के संबंध में दीर्घकालीन नीति अपनाई जानी चाहिए। किसके संबंध में दोस्तों? माइंस के संबंध में उदाहरण दिया हुआ है। एक एक चीज का उदाहरण मिलेगा आप लोगों को, जिससे आसानी से पूरा एक्सप्लेन होगा, पूरा समझ आएगा, है ना। दोबारा सेशन देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, उसका रिवीजन लगाएंगे ना, पर्याप्त है। आपको एक एक सेशन की एक एक बातें मेरी याद आने वाली है आपको जब आप रिवीजन लगाएंगे इसी कंटेंट के साथ में। तो चलिए नेक्स्ट है आधारिक संरचना। क्या है आधारिक संरचना? अधोसंरचनाएं होती है ना, बड़ी बड़ी संरचनाएं होती है, सरकार की सड़क बना दी, रेल बना दी, पुल बनाए, संचार की विद्युत परियोजना वगैरह ये सब बनाई है। तो ये बड़ी बड़ी संरचनाएं होती है। तो ये बड़ी बड़ी संरचनाएं क्या निजी लोगों को दे दी जाए? क्या नहीं देना चाहिए? ये तो भी सरकार खुद ही करेगी ना। क्यों करेगी? क्योंकि इसमें ज्यादा लाभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा लाभ नहीं होता है, और अगर लाभ थोड़ा बहुत होता भी है ना तो वो लाभ बहुत लंबे समय में मिलता है, क्योंकि ये काम बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इस कारण से कोई निजी क्षेत्र करना भी नहीं चाहता इन कार्यों को। तो जब निजी क्षेत्र नहीं करेगा, लेकिन हमारी आधारिक संरचना है भाई, इनके बिना हमारा विकास संभव ही नहीं है, तो फिर ये सरकार को तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस कार्य में इसमें सरकार काम करती है। यहां पर बाजार पूरी तरह फेल हो जाता है, बाजार तंत्र पूरी तरह असफल हो जाता है।
है ना। इसके अलावा एक और बच जाता है बाजार तंत्र की विफलताएं। तो अच्छा, बाजार तंत्र की विफलताएं और कहां पर है भाई, बाजार और कहां असफल हो जाता है। तो मेरे दोस्त बाजार वहां असफल हो जाता है जिस वस्तु के उत्पादन में यहां ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु के उत्पादन में बाहरी प्रभाव हो। समझ आ रहा ना, बाहरी प्रभाव लास्ट वाले सेशन में समझाया था मैंने आप लोगों को। बाहरी प्रभाव का मतलब क्या हुआ, जिस वस्तु के उत्पादन में बाहरी प्रभाव भी दो प्रकार का होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। कैसा, अनुकूल और प्रतिकूल। एग्जांपल लिया था वहां पर हमने कि पिछड़े हुए क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना लगा दिया, तो वहां लगाने से क्या उन लोगों को रोजगार मिला, तो वहां पर आर्थिक विकास तो हुआ, तो ये तो हुआ अनुकूल है ना प्रभाव। लेकिन प्रतिकूल प्रभाव क्या हुआ कि वहां कारखाना लगने से वहां की जो नदी जो पानी था वो उस कारखाने की गंदगी से दूषित हो गया, वहां का पर्यावरण दूषित हो गया, ये प्रतिकूल प्रभाव रहा। तो इस प्रकार के जो प्रभाव डालती है वस्तु का उत्पादन, ऐसी जगह पर बाजार तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है। अगला है सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत शून्य की स्थिति में, जब कोई वस्तु ऐसी वस्तु बनाई जाए जिसकी सीमांत लागत शून्य हो। सीमांत लागत का मतलब क्या हुआ भाई, सरकार तो ऐसे क्षेत्र का डेवलपमेंट करती है, भाई पुल बना दिया, उस सरकार ने एक अंदाजा लगाया कि यार यहां से रोज डेली ना मतलब 24 घंटे में 10,000 लोग इस पुल को पार करने, पुल का इस्तेमाल करके इस पार से उस पार जाने वाले हैं, 10,000 लोगों का। लेकिन पता चला आगे चल करके वो 10 नहीं बल्कि 12,000 लोग पर डे वहां से निकल रहे हैं, है ना। तो जो 2,000 एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, तो क्या उससे उस पुल की लागत बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीमांत जो लागत है ना वो शून्य है। एक बार जितनी लागत लग गई सो लग गई, इसके बाद में चाहे इसका उपयोग कितनी भी इस तरह से किया जाए, इसकी लागत और ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, ना कम होगी ना बढ़ेगी, मतलब सीमांत लागत शून्य रहेगी। जबकि बाजार किस प्रकार से काम करता है भैया, 2,000 के लिए बना है ना, सिर्फ 2,000, अगर एक व्यक्ति भी अगर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो उसका चार्ज अलग से लगेगा, समझ रहे ना, एक उसका चार्ज अलग से लगेगा। तो वो होती है सीमांत लागत, उसमें एक व्यक्ति का अलग से इस्तेमाल करने का जो चार्ज लग रहा था ना, वो हो जाएगा उसकी सीमांत लागत। याद रखिएगा सीमांत लागत, ठीक है ना। तो ये सीमांत लागत शून्य होती है, ऐसे में भी बाजार तंत्र काम नहीं करता, विफल हो जाता है। इसके अलावा गैर प्रतियोगी स्थिति में, गैर प्रतियोगी मतलब क्या कि अगर एक व्यक्ति ने किसी वस्तु का उपयोग कर लिया तो अन्य व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उस अन्य व्यक्ति के लिए वो वस्तु कम नहीं हो जाएगी, है ना। वही पुल का वापस रोड का एग्जांपल ले लीजिए, भाई रोड से आप निकल रहे हैं, अगर आप निकल गए तो क्या दूसरे व्यक्ति के रोड पे निकलने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, नहीं पड़ने वाली है भाई। आपको रोड को उखाड़ के थोड़ी ना ले जाओगे आप घर पे, है ना, आप सिर्फ रोड से निकल के जाओगे, दूसरा व्यक्ति भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है गैर प्रतियोगी। और प्रतियोगी का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस रोड से निकल गए ना तो अन्य व्यक्ति उस रोड से निकल ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि आप रोड को निकाल कर घर ले गए। मतलब समझिए, बाजार में 10 वस्तुएं बिकने के लिए आई और रोज वो 10 वस्तुएं बिक जाती है, लेकिन अचानक से एक दिन आप पहुंच गए कि भैया उनके जो 10 लोग आते थे खरीदने, उनके पहले जाकर के एक वस्तु खरीद कर लेकर आ गए, तो अब उसमें से वो 10 लोग आए वापस खरीदने के लिए, अब वस्तु 9 बची है, एक वस्तु कम पड़ गई ना, क्योंकि आपने खरीद ली, एक वस्तु उनके लिए कम पड़ गई है। तो ये हो जाएगा प्रतियोगी, पहले आप आ गए आप ले गए, है ना। तो इस प्रकार से तो ये पृथकता का, और इसके अलावा पृथकता का सिद्धांत भी इसमें लागू, जहां पर लागू नहीं होता, जिन वस्तुओं के उत्पादन में पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, वहां पर भी बाजार तंत्र विफल हो जाता है। पृथकता का सिद्धांत मतलब क्या कि अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसका उपभोग करना है या नहीं करना है, ये हो जाता पृथकतावाद। क्लियर है। तो इन दशाओं में राज्य का हस्तक्षेप अति आवश्यक हो जाता है, राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एंड आई होप कि अब पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर होगा। 8 पॉइंट मैंने यहां पर डिस्कस करवाया है, जहां पर कि बाजार असफल हो जाता है, जहां पर राज्य को अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसाधनों के आवंटन में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु ध्यान रहे सरकार की भूमिका भी तब तक ही महत्वपूर्ण रह सकती है जब तक कि सरकार ईमानदार हो, सरकार या प्रशासनिक जो मशीनरी है हमारी वो कुशल हो, ईमानदार हो। और अगर सरकार में भ्रष्टाचार अगर आया तो वहां पर ऐसी समस्याएं जन्म लेगी कि उनको सुलझाना, या कहें कि वो ना एक तरह से उसकी रगों में बस जाएगी, उसकी नींव बन जाएगी, फिर उन भ्रष्टाचार वाली समस्याओं को जड़ से समाप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रासंगिकता समाप्त होने लग जाएगी। इस प्रकार बाजार तंत्र के साथ साथ राज्य की भूमिका की भी सीमाएं होती है। जिस प्रकार से बाजार की सीमाएं होती है, मतलब बाजार कहां काम नहीं कर सकता, उस प्रकार सरकार की भी सीमा है। भाई भ्रष्टाचार आ गया तो सरकारी तंत्र, ये प्रासंगिकता जो है
सार्वजनिक प्रासंगिकता है वो सब समाप्त होने लग जाएगी, है ना। तो इन कारणों से क्या होता है कि कोई भी देश जो है ना तो पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान देता है और ना ही पूरी तरह सार्वजनिक पे सरकारी तंत्र पे ध्यान देता है। इस कारण से दोनों में जो है मिक्सअप पाया जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रण है ना, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, इसी मुद्दे को लेकर के हो रहा है कि जिन जिन क्षेत्रों का विकास सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं किया जा पा रहा है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिससे सरकार को अच्छे से पैसा भी मिल सके और उस क्षेत्र का अच्छे से विकास भी हो सके, लेकिन उस पर विशेष नियंत्रण के साथ में कि वो अपनी मनमाना पैसा वसूल नहीं कर सकता उसका। क्लियर है यहां तक का? ठीक है ना। अगर ये क्लियर है दोस्तों तो जल्दी से, अगर आप नए स्टूडेंट हैं और कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ बन के रहना चाहते हैं, लास्ट तक हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी बजा दीजिए, जिससे कि हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच पाए, है ना। जब भी सेशन अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। अगला सेशन हमारा इसी प्रकार से सिलेबस को फॉलो करते हुए अगला सेशन हमारा होने वाला है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर, ठीक है ना। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है, पूरे व्यवहारिक रूप से, पूरे विस्तार से, विद बेहतरीन कंटेंट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों। अच्छा, प्लेलिस्ट अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस डालेंगे, आसानी से हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को। सभी सेशन सबसे पहले हम वहीं अपलोड करते हैं। कुछ इश्यू होता, कुछ समस्या होती है तो व्हाट्सएप नंबर में आपको प्रारंभ में दे चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर तुरंत रिप्लाई ना मिलने पर आप उदास ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लगभग 20 से 30 हजार, है ना, 25-30 हजार समथिंग कुछ ऐसे स्टूडेंट अभी ज्वाइन है हमारे साथ में। इस कारण से तुरंत रिप्लाई करने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो भी आपकी समस्या है आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, आपको वहां रिप्लाई मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।